गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस की थी। उनमें सबसे लास्ट में थी रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन। तो उसमें थोड़ा सा कंपैरिजन भी है। तो जो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। इट मीन्स an object in one situation can be at rest, but in another situation the same object can be in motion। कहने का मतलब ये है कि रेस्ट और मोशन अपने आप में कंप्लीट नहीं होती, वो दूसरी चीजों के संबंध में देखी जाती है। वो कैसे? देखिए, एक एग्जांपल दिया हुआ इन्होंने, अ पर्सन इज सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू हिज फेलो पैसेंजर। मतलब अगर दो व्यक्ति ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो दोनों एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट, मतलब एक दूसरे के संबंध में तो वो रेस्ट में है। लेकिन अगर बाहर कोई पर्सन खड़ा है तो उसके विद रिस्पेक्ट क्या है? वो चल रहे हैं। ठीक है, मान लो ट्रेन चल रही है, चलती हुई ट्रेन में दो पर्सन बैठे हैं तो एक दूसरे के संबंध में तो वो स्थिर हैं। लेकिन अगर बाहर का कोई व्यक्ति उनको देखेगा तो वो चल रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव होता है। ठीक है, इससे आगे आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। मेनली द मोशन ऑफ ए बॉडी कैन बी ऑफ फॉलोइंग थ्री टाइप्स। तीन टाइप के होते हैं मेनली। नंबर वन है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन की डेफिनेशन है, is that motion in which a particle or a point mass body is moving along a straight line। कि रेक्टिलिनियर मोशन वो होता है जब कोई पॉइंट मास, मतलब बहुत छोटा मास या बहुत छोटी बॉडी है, वो सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट लाइन में, तो उस मोशन को कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अच्छा, ट्रांसलेटरी मोशन भी ऐसा ही है जैसे रेक्टिलिनियर मोशन है, लेकिन अगर बॉडी बड़ी है, मतलब ढेर सारे पॉइंट्स को मिला के एक बॉडी बनी हुई है, तो वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, उसे बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। तो उस टाइम उस बॉडी को बनाने में जितने भी पॉइंट लगे हुए हैं सब पॉइंट स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, और वो जो स्ट्रेट लाइंस है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इस मोशन को कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। देखो डेफिनेशन क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी which is not a point mass body is moving such that all its constituent particles move simultaneously। मतलब एक साथ, कि ऐसी बॉडी जिसके जितने भी पार्टिकल है वो पॉइंट मास की तरह ट्रीट किए जाते हैं और वो सारे एक साथ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस में चलते हैं, तो इसे बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे कि ए बॉडी स्लीपिंग अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, जैसे कोई ढलान वाला प्लेन है, ढलान वाली सरफेस है, वहां से कोई बॉडी सरकती है नीचे की तरफ, उसे ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ये दोनों तरह की हो सकती है, यूनिफॉर्म भी और नॉन यूनिफॉर्म भी। क्या डिफरेंस है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में? यूनिफॉर्म तो वो होता है जो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जैसे पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 60 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 60 किलोमीटर। ये तो हो गया नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? जिसमें अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करती है कोई चीज, उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो रेक्टिलिनियर मोशन भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कैसा भी हो सकता है। सेकेंड टाइप ऑफ मोशन है यहाँ पे सर्कुलर मोशन। डेफिनेशन देखो, अ सर्कुलर मोशन इज दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल और अ पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग ऑन ए सर्कल। मतलब जब कोई पॉइंट मास बॉडी है, मतलब छोटी सी बॉडी है जो एक सर्कल में मूव करती है, उसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन। और इसी तरह रोटेटरी मोशन होता है। मतलब जो संबंध रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन में था, उसी तरह का संबंध सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में है। सर्कुलर मोशन है पॉइंट बॉडी के लिए और रोटेटरी मोशन है बिग बॉडी के लिए, जिसके अंदर ढेर सारे पॉइंट्स हम कंसीडर कर सकते हैं। अ रोटेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी विच इज नॉट ए पॉइंट मास बॉडी। तो वही बात क्लियर है, यहाँ पे पॉइंट मास नहीं है, ये इज मूविंग। तो ये बॉडी कैसे मूव करती है? सच दैट
all its constituent particles move simultaneously। मतलब जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है जो पार्टिकल इसे बनाते हैं, मूव साइमल्टेनियसली, एक साथ मूव करते हैं। हमें पता है कि कोई भी बॉडी होती है, कोई भी वस्तु छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती है। इन पार्टिकल्स को ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोला जाता है। और कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी साथ में ही मूव करते हैं। तो अगर ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सर्कल में मूव करने लग जाएं तो इसी को बोलते हैं रोटेटरी मोशन। तो इन सारे सर्कल का सेंटर एक ही लाइन के ऊपर होता है, क्योंकि बॉडी तो मोटी होएगी ना, तो किसी सर्कल का सेंटर ऊपर की तरफ होगा, किसी के नीचे की तरफ, लेकिन वो सारे होंगे एक ही लाइन में। तो इसी को कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस लाइन के चारों तरफ ये बॉडी घूम रही होगी उसी को क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंड शिफ्ट थ्रू इक्वल एंगल इन गिवन टाइम। मतलब सभी जो पॉइंट है इक्वल एंगल से शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो ये है हमारा रोटेटरी मोशन। सर्कुलर और रोटेटरी मोशन कैन बी टू डिमेंशनल और थ्री डिमेंशनल मोशन। तो 2D और 3D क्या होता है, एक तो एक्स वाई जो आप ग्राफ बनाते हो, एक्स वाई प्लेन होता है वो होता है, और 3D में एक्स वाई जेड तीनों तरह का होता है। ठीक है, तो ये हमारा सर्कुलर और रोटेटरी मोशन कंप्लीट है। और थर्ड टाइप का मोशन आता है ओसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। मतलब इसे ओसिलेटरी भी बोल सकते हैं और वाइब्रेटरी भी। वाइब्रेटरी, वाइब्रेशन का मीनिंग तो आप समझते ही होंगे, वाइब्रेट करना किसी चीज का। तो ओसिलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, मतलब आगे और पीछे, या फिर इसी को बैक एंड फोर्थ भी बोल सकते हैं। मतलब कोई बॉडी आगे पीछे मूव करती है तो इसे ही ओसिलेटरी मोशन कहते हैं। किसके आगे पीछे, कोई एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। ठीक है, तो डेफिनेट टाइम इंटरवल में, मतलब जैसे 5 सेकंड आगे गई, 5 सेकंड पीछे, फिर आगे फिर पीछे। इसका एग्जाम्पल क्या दोगे, जैसे दीवार घड़ी, जो वॉल क्लॉक होती है, जो पेंडुलम वाली होती है, उसका पेंडुलम ऐसे ही मूव करता रहता है आगे पीछे। तो यही ओसिलेटरी मोशन होता है। ठीक है, तो जो फिक्स्ड पॉइंट है, जो बीच में एक पॉइंट है, उसे बोलते हैं मीन पॉइंट। क्लियर, और उस मीन पॉइंट के दोनों तरफ ही पेंडुलम मूव करता रहता है। ठीक है, तो ये है ओसिलेटरी मोशन। तो इफ इन द ओसिलेटरी मोशन द एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल, अगर मान लो जैसे कि वो पेंडुलम है वो काफी दूर तक जाके आता है, अगर वो थोड़ा कम हो जाए तो वही वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। ओसिलेशंस थोड़ी बड़ी होती है, वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेशंस थोड़ी छोटी होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन कंप्लीट है। इन सब डेफिनेशन को आपने मेमोराइज कर लेना है और नोट्स तैयार कर लेने हैं। जो डार्क लाइंस हैं सिर्फ यही लिखनी है, इनमें जो बोल्ड लेटर्स हैं यही लिखने हैं आपने नोट्स में। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट मास की बात हम कब से कर रहे हैं, वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया था इसके बारे में कि क्या होता है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है, जो ये बोल्ड लेटर्स है ये पढ़ना है। Thus an object can be considered as a point object। किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कहते हैं, इफ ड्यूरिंग मोशन इन अ गिवन टाइम, कि किसी दिए हुए समय में उसकी गति के दौरान इट कवर्स डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज, कि वो अपने साइज से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस। जैसे कि आपने देखा होगा, एक उदाहरण के तौर पे सौर मंडल का उदाहरण ले लेते हैं। तो सूर्य हमारे बीच में होता है और पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है। तो ये कैसे हम छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में भी दिखा देते हैं इन चीजों को। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि इनका जो रास्ता है वो बहुत बड़ा है, उसके कंपेयर में इन ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा है। तो यही है पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट। तो ये हमारे आज के कुछ टॉपिक थे, इनको मेमोराइज कर लेना और नोट्स साथ के साथ बनाते रहना। देखो, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी अभी शुरुआत में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो वर्ड को जब मेमोराइज करते जाएंगे
तो उन्हें अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएगा। शुरू शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन बाद में एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और इंग्लिश पे आपकी कमांड बनती जाएगी। इतना ये जो भी टाइम है कोरोना का, इतना स्कूल नहीं लगता, तो अपनी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट करो जरूर। जो भी वर्ड्स आते हैं डिफिकल्ट, उनके मीनिंग लिख के साथ में और उनको मेमोराइज जरूर करते रहो साथ की साथ ही। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे फिट। थैंक यू।